हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट 3 ऑफ फैब 2023, जिसमें हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के करंट अफेयर्स ही कवर करेंगे। 2 पार्ट्स आपके आ चुके हैं, आई जस्ट होप आपने वो देख लिए हैं। तो जितने भी पॉसिबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर्स हैं वो इस सीरीज में हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। सो दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स 2023 एंड 2024 पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, तो माय नेम इज दीक्षा शर्मा और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैंने स्टार्ट करा है जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक पोर्शन, ठीक है। अराउंड 66 वीडियोस वहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। इफ यू वांट टू सी यू कैन, ठीक है, ऑल्सो यू कैन फॉलो मी देयर। चलिए, आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर रिस्पॉन्स ऑन स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर एलिफेंट सेफ्टी। आपको पता है जैसे इलेक्ट्रोक्यूशन होती है, क्या होती है इलेक्ट्रोक्यूशन, लोगों ने अपने खेतों को बचाने के लिए क्या किया होता है, एक बेंडिंग कर दी होती है पूरे फील्ड की और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंडक्शन लगा दिया होता है। क्यों लगाया होता है? ताकि कोई भी एनिमल इंटरप्ट करे तो भाग जाए, पर वो भाग नहीं पाते क्योंकि इलेक्ट्रोक्यूशन से उनको शॉक लग के उनकी डेथ ही हो जाती है। तो 2010 में एक गजर रिपोर्ट आई थी एलिफेंट टास्क फोर्स के द्वारा। तो उन्होंने काफी वायलेंट रिकमेंडेशन दिए कि हाँ, यू हैव टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व द एलिफेंट पॉपुलेशन इंक्लूडिंग Constitution of a Statutory National Elephant Conservation Authority on the lines of NTCA। तो इसमें क्या बोला था गजर रिपोर्ट, जो कि एलिफेंट टास्क फोर्स ने रिलीज करी थी 2010 में, कि जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करना पड़ेगा। जैसे टाइगर्स को कर रहे हैं अंडर NTCA, वैसे ही एलिफेंट्स को करो अंडर NECA। अब एशियन एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफस मैक्सिमस भी इसको कहते हैं। कीस्टोन स्पीशीज है। कीस्टोन स्पीशीज का मतलब होता है इनकी जो पॉपुलेशन होती है किसी भी जगह पे वो चाहे से कम होती है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये ख़त्म होने लग जाते हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ चल पड़ते हैं, तो इससे सारा का सारा जो हैबिटेट होता है वहाँ का वो कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो कीस्टोन स्पीशीज होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। इनके जाने से एक नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, और अगर ख़त्म हो जाती हैं तो पूरा का पूरा एनवायरमेंट जो था उस एरिया का वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज, इनका होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे हेल्प इन द पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, इसीलिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो दे ऑल्सो एक्ट लाइक अ कीस्टोन स्पीशीज। तो उसी तरह से एलिफेंट्स हैं, तो इनका काफ़ी क्रिटिकल रोल रहता है इन द मेंटेनेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट अगर देखें तो दैट इज इन इंडिया। इसके बाद इसका IUCN स्टेटस देखें तो एंडेंजर्ड है, तो ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की तरफ जा रहा है, तो वी हैव टू मेंटेन द नंबर ऑफ द एलिफेंट्स। इसके बाद कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज की ये अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। तो एक बार देख लेते हैं अपेंडिक्स 1 ऑफ कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज क्या कहता है। सो जितने भी आपकी एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज हैं वो सारी कहाँ पे आती हैं? अपेंडिक्स 1 में। इसमें वो सारी माइग्रेटरी स्पीशीज आ जाएंगी जो कि एट द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, ठीक है, थ्रू आउट ऑल और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दियर रेंज, कि वो किस पे हैं, एक दर पे आ चुकी हैं एक्सटिंक्शन के। देन शेड्यूल 1 में बोला हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जो शेड्यूल 1 है वहाँ पे क्या होता है, पूरी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी जाती है, और अगर कोई इनका ट्रेड करने का ट्राई करता है, इनको हार्म पहुंचाने की ट्राई करता है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज जो हैं वो देनी पड़ती हैं। ये थे आपके अपेंडिक्स 1 ऑफ CMS और ये वाला था WPA का शेड्यूल 1। कंसर्न्स क्या हैं, क्यों एलिफेंट्स को लेके हम इतने कंसर्न हैं? क्योंकि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अब ह्यूमन बीइंग जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ, तो फॉरेस्ट वाले भी तो कहीं आएंगे ना, तो एनिमल्स कहाँ चलेंगे? आपकी जो कम्युनिटीज़ होंगी, ह्यूमन बींग्स की जो कम्युनिटीज़ होंगी उस तरफ। तो इस वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा अननेचुरल डेथ्स होती हैं एलिफेंट्स की। अननेचुरल मतलब एक तो नेचुरल तरीका होता है जिसमें सेल खत्म हो गए, फाइनली एलिफेंट बुढ़ा हो गया और उसकी डेथ हो जाएगी, पर यहाँ पे अननेचुरल डेथ्स हैं बिकॉज ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है फील्ड के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी का एक वो बाड़ा सा दे देते हैं, ताकि जैसे ही एलिफेंट यहाँ पे आएगा तो इससे टकराएगा, उसको शॉक लगेगा। मारने के लिए तो नहीं होता वो, पर उससे शॉक ही इतना लग जाता है कि उसकी एलिफेंट की डेथ हो जाती है। ट्रेन के एक्सीडेंट्स की वजह से आपको पता होगा कि फॉरेस्ट के बीच से जब ट्रेन रेलवे ट्रैक्स जाते हैं तो कई बार ये ट्रेन जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे इनके पैर फंस जाते हैं और उस वजह से ट्रेन इनको हिट कर देती हैं, तो उससे भी डेथ्स हो रही हैं। आफ्टर दैट पोचिंग, जो इनके टस्क होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, ये बोला जाता है कि दे आर हैविंग वेरी
लॉट ऑफ यूज ऑफ मेडिसिन्स, उनको मेडिसिन में यूज़ करा जाता है और इसके बाद इनको पॉइजन कर दिया जाता है अगर इनके लोगों के फील्ड्स में ये एंटर करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि कंसर्न्स की हैं, और ये रिपोर्ट, ये डाटा जो है 2022 दिसंबर का है, ठीक है। तो अराउंड 494 एलिफेंट्स जो थे वो इंडिया में ख़त्म हुए, मर गए। क्यों? ट्रेन एक्सीडेंट्स, इलेक्ट्रोक्यूशन, पोचिंग एंड पॉइजनिंग। क्या हमने एलिफेंट सेफ्टी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स करे हैं? तो यस, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने स्टार्ट करा था इन 1992। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा प्लेन एरियाज में इट इज़ गोइंग टू बी 60% एंड स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा दैट इज़ 40% अगेन इन द प्लेन एरियाज, अगर प्लेन एरियाज है। बट अगर हिली एरियाज हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका 90% आपका सेंटर का कंट्रीब्यूशन और 10% आपके स्टेट का कंट्रीब्यूशन। तो इस तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। एक आपने पढ़ी होती हैं सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स। इसमें क्या होता है, 100% ही किसका होता है, सेंटर का रोल रहता है, ठीक है। तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जाता है। इसका जो मेन पर्पस था दैट वाज मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट इन द कंट्री। आफ्टर दैट 2010 में एशियन एलिफेंट को इंडियाज नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्रूवल टू 33 एलिफेंट रिजर्व्स बाय सेंटर विद अ टोटल एरिया ऑफ नियरली 80,000 स्क्वायर किलोमीटर। एलिफेंट रिजर्व सेंटर्स बनाए गए, तो सेंटर ने अलाउ कर दिया 2010 में ही कि हम 33 एलिफेंट रिजर्व्स बनाएंगे और जिनका जो एरिया रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 80,000 स्क्वायर किलोमीटर। 2002 में तेराई एलिफेंट रिजर्व्स सेटअप कर दिया गया इन उत्तर प्रदेश। 2022 दैट इज द रिसेंट एलिफेंट रिजर्व। तो यू हैव टू रिमेंबर 2022 में तेराई एलिफेंट रिजर्व को सेटअप किया गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज जो थी दैट इज द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे बाय केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। मतलब यहाँ पे जो स्टेट ऑफ आपकी इस तरह से आती है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, तो इन्होंने एक सिंक्रोनाइज लिंक में एक दूसरे की हेल्प लेके क्या किया है, वल्चर्स का सर्वे करा है। क्योंकि अगर हर एक स्टेट अलग अलग करती है तो वल्चर थोड़ी केरला में रहेगा, वल्चर थोड़ी तमिलनाडु में ही होगा या फिर कर्नाटका में होगा या किसी और पार्ट में हो, वो तो उड़ते रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने मिलके एक प्रॉपर सर्वे बनाया, वल्चर सर्वे। तो इकट्ठे बनाया है, इसलिए बोला सिंक्रोनाइज्ड, इकट्ठे बनाया है, ठीक है। क्योंकि नहीं तो एरर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डाटा में इनएक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है, दैट्स वाई यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन में इन्होंने बनाया है ये। तो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो वल्चर सर्वे 2023 है जिसमें एक एनजीओ भी इन्वॉल्व था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाउंडेशन विच इज़ एन एनजीओ, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ 3 स्टेट्स दैट इज केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, इनके फॉरेस्ट और साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाउंडेशन। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये एनजीओ जो है पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाउंडेशन, तो ये सारे मिलके क्या करते हैं, एक सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे करा, इन बंदीपुर टाइगर रिजर्व, नगर होल टाइगर रिजर्व और ऑल अदर फॉरेस्ट इन द कर्नाटका, जितने भी फॉरेस्ट कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपकी केरला में है, मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। सिंक्रोनाइज सर्वे है ताकि कोई भी डुप्लीकेशन ना हो डाटा की, तो जो कि मैंने आपको बताया डाटा इनएक्यूरेसी ना हो, उसी वजह से यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड वे में ये सर्वे कंडक्ट करा गया है। सर्वेज आर कंडक्टेड एट डिफरेंट टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड में करे गए, प्रॉपर काउंटिंग करी गई वल्चर्स की। तो ये जो आपके वल्चर्स होते हैं इनको कॉन्डर्स भी कहते हैं, लार्जेस्ट बर्ड प्रे होता है, और अगर फूड चेन में देखें तो टॉप प्रेडेटर्स आते हैं, ठीक है। लैंड के ऊपर तो लायन, टाइगर वगैरह टॉप प्रेडेटर्स आते हैं, पर अगर बर्ड्स देखें वो उनसे भी ऊपर उठते हैं ना, जब लायन वगैरह मर जाते हैं तो उनका जो डीके बचता है उसके ऊपर आपके वल्चर वगैरह ही फीड करते हैं, जो कि ये पर्टिकुलर बर्ड है, आपको पता है इसके बारे में। तो 20 स्पीशीज आपको वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। जो 9 स्पीशीज हैं वल्चर की वो इंडिया के अंदर मिलती हैं, ठीक है। 9 स्पीशीज इंडिया में मिल जाती हैं, हिमालय, राजस्थान, गंगा प्लेन, गेंग्स प्लेन एंड नॉर्थ साइड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज मेन जोग्राफिक रेंजेस। तो इन रेंजेस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि ये आ गया आपका इंडिया का पोर्शन, ये राजस्थान वाला एरिया ऊपर नॉर्थ आ गया, इस तरह से नर्दर्न रेंज आ गई। तो ये जो हिमालयन पोर्शन है सारा यहाँ पे, और राजस्थान वाला एरिया और नॉर्थ साइड में काफ़ी ज़्यादा वल्चर्स की स्पीशीज देखने को मिलती हैं, और टोटल इंडिया में जो देखने को मिलती हैं वो है 9 स्पीशीज। अब इन 9 में से भी जो 3 स्पीशीज है ना, दे आर माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाती रहती हैं, ठीक है।
और उनके नाम हैं साइनिरस वल्चर, ग्रिफॉन वल्चर, हिमालयन वल्चर। तो ये जो 3 स्पीशीज हैं ये हाईली माइग्रेटरी हैं, काफ़ी एफिशिएंट स्क्वेंजर्स होते हैं। स्क्वेंजर्स का मतलब है जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, एनवायरनमेंट क्लीनिंग का काम करते हैं। और इनकी यूनिक और इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल है, क्या है, स्क्वेंजर का एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का। ये प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम रॉटिंग कॉर्प्स। अब आपको पता है जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वो वैसे पड़ी रहेगी ना ज़मीन के ऊपर, एक्सेप्ट द ह्यूमन बीइंग को या तो बरी कर दिया जाता है या क्रीमेट कर दिया जाता है। पर जितने भी बाकी आपके एनिमल्स होते हैं या कोई से भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जब मर जाते हैं तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं सॉइल के ऊपर। तो उसके ऊपर कौन फीड करना शुरू कर देता है, ये स्क्वेंचर्स, ये वल्चर्स, और वहाँ उस एरिया को क्लीन करते हैं। थ्रेट्स क्या है इनको, इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है ड्यू टू द एक्सपोजर टू द ड्रग डिक्लोफिनैक। ड्रग डिक्लोफिनैक जो था 2022 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि ये जो डिक्लोफिनैक होती है ना पेन किलर होती है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको कभी कभी कोई बीमारी लग जाती है तो एनिमल्स को भी डिक्लोफिनैक दे दिया जाता है, पर उनकी बॉडी में ये डिपॉजिट कर जाता है। अब जब डिपॉजिट कर गया तो हमने पढ़ा है बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन से क्या होता है, जब ये इन डेड एनिमल्स के ऊपर अब पड़ेंगे वल्चर्स, तो इनमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, डिक्लोफिनैक। ये डिक्लोफिनैक इन वल्चर्स के अंदर भी चला जाएगा और वहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू करेगा। तो जब ये वल्चर एग ले करते हैं तो इनके जो एग होते हैं वो फट जाते हैं इजीली, ठीक है। उनकी जो शेल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। तो देयर इज़ अ इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग्स लाइक डिक्लोफिनैक। इलेक्ट्रोक्यूजन, जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोक्यूजन हो गया। फिर विंड मिल्स जो आपकी होती हैं, विंड मिल से टकरा के भी इनकी डेथ होती है। इलेक्ट्रोक्यूजन, बेंडिंग कर दी जाती है, प्रोटेक्शन के लिए लगाए होते हैं पर इनकी डेथ हो जाती है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है इनकी, और कईयों को हंटिंग का शौक होता है तो उस केस में इनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट देखने को मिला है और इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करती हुई दिखती है। इनिशिएटिव बहुत सारे लिए गए हैं, जैसे कि वल्चर कंजर्वेशन इनिशिएटिव, इट वाज टेकन इन 2006। इसमें बैन कर दिया था ऑन द वेटनरी यूज ऑफ डिक्लोफिनैक। जैसे कि मैंने बताया आपको डिक्लोफिनैक का पीछे जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था अचानक से, ऑल्दो इट इज़ बैन कि जो वेटनरी यूज़ है डिक्लोफिनैक का वो नहीं करा जाएगा। तो वल्चर कंजर्वेशन इनिशिएटिव था 2006 में। इसको क्या कहा गया कि जो वेटनरी यूज़ है मतलब एनिमल्स के ऊपर डिक्लोफिनैक का यूज़ करते हैं वो आज से बैन है। एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन, ये स्पीशीज एक्सटिंक्शन को रोकता है, ठीक है। ये चेक करता है कि वल्चर की पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन कर रही है और हमें कहाँ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो दे प्रिवेंट द स्पीशीज एक्सटिंक्शन। इन सीटू कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इन सीटू का मतलब होता है कि जहाँ पे भी जो बर्ड या एनिमल पर्टिकुलर पाया जाता है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करना। एक्सीटू वहीं पे क्या हो जाता है कि इस वल्चर को ले जाएंगे किसी जू में ले गए, ठीक है, किसी जू में जाके ले गए और वहाँ से उसकी हैबिटेट चेंज हो जाएगी, फिर जाके उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी एक्सीटू। पर अगर वल्चर को उसके होम लैंड में ही प्रिजर्व करेंगे या कंजर्वेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इसकी फर्दर एक्सटिंक्शन से जाने से हम इसको रोक सकते हैं। तो कैसे करते हैं इसकी इन सीटू कंजर्वेशन, बाय प्रमोटिंग वल्चर रेस्टोरेंट्स। वल्चर्स के रेस्टोरेंट्स होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी पिज्ज़ा बर्गर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा उनको फ्लैश, ठीक है, फ्लैश मिलता है यहाँ पे। सैटेलाइट टैगिंग ऑफ वल्चर, छोटा सा एक टैग लगा दिया जाता है वल्चर्स के ऊपर ताकि उनकी जो मूवमेंट है उसको चेक करते रहें। अब यया सो जो लेक है ये न्यूज़ में आती है, क्यों, क्योंकि ये लद्दाख की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन चुकी है। सो यया सो लेक जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, लद्दाख में है और लद्दाख की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। नेस्टिंग हैबिटेट है, मतलब बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, अपने नेस्ट बनाते हैं, एग ले करते हैं, कहाँ पे, एट दिस यया सो लेक। लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक बार हेडेड गूस। बार हेडेड गूस कुछ आपको इस तरह से दिखता है, इसके सिर के ऊपर ऐसे बार्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये बार जैसे इनके सिर के ऊपर प्रेजेंट होती है इसलिए इनको बोलते हैं बार हेडेड गूस। उसके बाद ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये जो ब्लैक नेक वाला है ना सेकंड पिक्चर पे आपको दिख रहा है, तो इस तरह से ब्लैक नेक्ड क्रेन भी यहाँ पे मिलते हैं। फिर वेरी ब्यूटीफुल ब्राह्मणी डक, ये ऑरेंज कलर की जो डक आपको देखने को मिलती हैं, तो ये सारे बर्ड्स आपको या सो लेक में देखने को मिलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट ऑफ द ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है ना इनकी ब्रीडिंग साइट है या सो लेक। चलिए, बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट क्या होती है, तो ऐसा एरिया जो काफ़ी यूनिक है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है यानी कि सेंसिटिव है, फिर रिच बायोडाइवर्सिटी जिसमें देखने को मिलती है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है दे आर एम्पावर्ड टू नोटिफाई द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट्स। लोकल बॉडी और जो सेंटर होती है वो मिलकर ये साइट्स को डिक्लेयर करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन।